इस वीडियो में आपको हर्षद मेहता के रैग्स टू रिचेस सक्सेस स्टोरी के बारे में पता चलेगा और अल्टीमेट डाउनफॉल के बारे में भी पता चलेगा। हर्षद मेहता का जन्म 1954 में हुआ था। वो एक फाइनेंशियली वीक गुजराती मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी एक छोटे टेक्सटाइल बिजनेसमैन। उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई 1976 में लाला लाजपत राय कॉलेज से कंप्लीट की और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कपड़ों से लेकर डायमंड के बिजनेस तक छोटे मोटे जॉब्स किए। स्टॉक्स में इंटरेस्ट तब जागा जब उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन ज्वाइन किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म को ज्वाइन किया जहां उन्होंने स्टॉक मार्केट के दाव पेच बखूबी सीखे। मेहता को अपने मार्केट का मसाला मिल चुका था जिसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट था इनसाइडर ट्रेडिंग का। धीरे धीरे वो सफलता की सीढ़ी तेजी से चढ़ने लगे। मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक बुल और दूसरा बैर। बुल अपने सींगों से मार्केट्स को उछाल के ऊपर ले जाता है प्रॉफिट्स कमाने के लिए और बेयर्स को फायदा मंदी यानी कि मार्केट्स के गिरने से होता है। ऐसे ही एक बेयर थे मनु मानिक जो अपने मार्केट्स पे इन्फ्लुएंस के लिए जाने जाते थे। उन्हें ब्लैक कोबरा भी कहा जाता था। टाइम टू टाइम मनु मानिक और हर्षद मेहता की टक्कर जम के होती थी। मेहता एक बुल था और उसने काफ़ी बार मोंगूज बन के मनु भाई के प्लान्स को फेल किया। मेहता शातिर था और डेयरिंग भी। एक्सट्रीम रिस्क लेने में वो पीछे नहीं हटा। मार्केट्स में बहुत सारे लूप होल्स थे जिनको एक्सप्लॉइट करके उसे कुछ ही टाइम में द बिग बुल का टाइटल अपने नाम कर लिया। उसकी पॉपुलैरिटी कम समय में ऐसी बढ़ी कि उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहा जाने लगा। वो अपने इन्वेस्टर्स को इतने भारी रिटर्न्स देने लगा कि वो रातों रात करोड़पति बन जाते। फिर उसने अपना रुख मनी मार्केट की तरफ किया जहाँ पे ख़ानदानी ट्रेडर्स का दबदबा था और मेहता को ये एहसास कराया जाता कि इस मार्केट में घुसना उसके लेवल के ब्रोकर्स के बस में नहीं था। मेहता को किसी भी हाल में ये साबित करना था कि मार्केट में कोई भी आगे निकल सकता है। उन दिनों बैंक्स के बीच फंड्स रेज करने के लिए रेडी फॉरवर्ड डील काफ़ी कॉमन था। अभी जानते हैं कि रेडी फॉरवर्ड डील्स एग्जीक्यूट कैसे होती है। एग्जाम्पल के तौर पे गोवा बैंक को पैसों की ज़रूरत है और वो मुंबई बैंक से पैसे उधार लेना चाहती है रेडी फॉरवर्ड डील के थ्रू। गोवा बैंक पैसों के बदले मुंबई बैंक को उतनी ही वैल्यू के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे देती थी एक शॉर्ट पीरियड जैसे कि 15 दिनों के लिए। 15 दिनों के बाद गोवा बैंक को पैसे लौटाने पड़ते मुंबई बैंक को एक छोटे से इंटरेस्ट के बदले। लेकिन इस डील में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज एक्चुअली में होता ही नहीं था। एक बैंक दूसरे बैंक को बैंक रिसीट्स इशू कर देती थी जो कि गारंटी थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की एग्जिस्टेंस एक्चुअली में होने का। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी। जिन बैंक्स को पैसों की ज़रूरत थी उन्हें काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ती थी। लेंडिंग बैंक्स को ढूंढना और उनसे ये डील क्रैक करना एक टफ टास्क था। इसीलिए बैंक्स ने मेहता जैसे ब्रोकर्स का सहारा लिया जो इन डील्स को मीडिएट करते थे और लेंडिंग बैंक्स के लिए पैसे वापसी की गारंटी भी देते थे। हर्षद मेहता का ब्रांड तब तक काफ़ी पॉपुलर और ट्रस्टवर्दी बन चुका था, तो बैंक ऑफिशियल्स मेहता के ऊपर पूरा भरोसा करते थे। बैंक्स ने डायरेक्टली मेहता के पर्सनल अकाउंट पे पैसे देना चालू किया ताकि वो इन डील्स को जल्दी कर सके, जिसके बदले मेहता बैंक्स को एक छोटी सी फीस देता था जिसे उसने बैंकरेज का नाम दिया था। बैंक्स और बैंक ऑफिशियल्स को प्रॉफिट दिखता था और मेहता को बैंक्स के पैसे वापस करने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। या तो वो किसी और बैंक से रेडी फॉरवर्ड डील के थ्रू पैसे रेज कर लेता या फिर शेयर मार्केट में अपने स्टॉक्स प्रॉफिट पे बेच देता। वैसे भी 15 दिनों के शॉर्ट टाइम में बैंक्स को उनके पैसे वापस मिल जाते और बैंकरेज के नाम पे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता। असली छलांग तो मेहता ने तब लगाई जब बैंक ऑफ करंट और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक के ऑफिशियल्स के साथ हाथ मिलाकर उसने नकली बैंक रिसीट्स बना दी। वो इन बैंक रिसीट्स को एक बैंक से दूसरे बैंक में रोटेट करता था। उसने कुछ ही समय में एक एस्टिमेटेड 4024 करोड़ बैंकिंग सिस्टम से अपने पास चैनल कर लिए। बैंक ऑफिशियल से उसकी दोस्ती ऐसी गहरी हुई कि कई बार तो इन ट्रांजैक्शंस में बीआरस मौजूद ही नहीं होते थे। ऐसे ही मेहता को फंड्स दे दिए जाते थे। मेहता बैंकिंग सिस्टम के इस लूप होल को एक्सप्लॉइट करके बैंक से निकाले गए फंड्स को स्टॉक मार्केट में लगा दिया करता और उन फंड्स की मदद से वो अपनी स्टॉक्स की प्राइस को कुछ ऐसे उछालता था कि सेंसेक्स 2000 से 4500 तक पहुंच गया। वो बीपीएल, स्टरलाइट और एसीसी जैसी स्टॉक्स में डील किया करता था। उसने एसीसी के शेयर प्राइस को महज 200 रुपये से 9000 रुपये तक पहुंचा दिया था, वो भी सिर्फ 2 महीनों में। अप्रैल 1991 से अप्रैल 1992 तक के इस बुल रन ने लाखों इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट की तरफ आकर्षित किया। रातों रात उसने अपनी फैमिली को 5000 स्क्वायर फीट वाले वर्ली के सी फेसिंग बंगलों में शिफ्ट कर दिया। 20 लग्जरी कार्स जिनमें उसकी फेवरेट इंडिया की पहली लेक्सस भी थी। हाईएस्ट एडवांस टैक्स पेयर के टैग ने उसे इंडिया के सबसे अमीर लोगों के क्लब में एंट्री दी। हर्षद मेहता का टाइम अच्छा चल रहा था, लेकिन टाइम बदलते देर नहीं लगती। सक्सेस से अमीर और पावरफुल लोगों से दोस्ती तो होती ही है,
लेकिन उससे भी बड़े दुश्मनों से कई बार सामना करा देती है। बेयर कार्टेल, जिनमें की फॉरेन बैंक्स भी शामिल थे, उनको उसके ऑपरेशंस की भनक लग गई और उन्होंने किसी तरह सीनियर जर्नलिस्ट सुचेता दलाल को ये इन्फॉर्मेशन दिलाई कि एसबीआई के अकाउंट से 500 करोड़ रुपए मिसिंग। आखिर हर्षद मेहता के पास छुपाने के लिए भी बहुत कुछ था। उसने वो 500 करोड़ एनएचबी से एसबीआई को वापस तो कर दिए, लेकिन इस बात का पता सुचेता दलाल को चल ही गया। सुचेता दलाल ने अपने इन्वेस्टिगेशन के मदद से 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में ये स्टोरी ब्रेक की। ये वर्ड स्कैम, जो आज काफ़ी कॉमनली फाइनेंशियल फ्रॉड्स और स्कैंडल्स के लिए यूज़ किया जाता है, इससे पहली बार इसी फ्रॉड के लिए इंडिया में यूज़ किया गया। सुचेता दलाल और उनके हस्बैंड देवाशीष बासु ने एक बुक भी लिखी, द स्कैम, जिसपे सोनी लिव की सीरीज़ स्कैम 1992 बेस्ड है। इस बुक में पूरे डिटेल में बताया गया है कि इस स्कैम को कैसे एग्जीक्यूट किया गया, मेहता के अलावा और कौन कौन इसमें शामिल था। इस एक्सपोजे के बाद शेयर मार्केट रोज़ तेज़ी से गिरने लगा और उसके होल्डिंग की वैल्यू भी कम होती गई। बैंक ऑफिशियल्स भी अलर्ट हो गए और मेहता से अपने फंड्स वापस करने की डिमांड करने लगे। बैंक से स्टॉक मार्केट से वापस बैंक्स। ये साइकिल तभी टूटा और हर्षद मेहता सबकी नज़र में आ गए। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उनको भी हर्षद मेहता के बारे में सब पता चल गया। सारी गवर्नमेंट एजेंसीज को काम पे लगाया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे बैंक ऑफिशियल्स ने उनका नाम उगल दिया था। फिर क्या था, सीबीआई को भी देर नहीं लगी मेहता के दरवाजे पे दस्तक देने में, और फाइनली 9 नवंबर 1992 को सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और उन्हें तोड़ने के लिए लंबे इंटरोगेशंस का सिलसिला जारी हुआ। बिग बुल को बलि का बकरा बनाया गया और उन पर 72 क्रिमिनल केसेस और 600 से भी ज़्यादा सिविल केसेस लगाए गए। सीबीआई उन्हें 3 महीने तक अपनी कस्टडी में रखने में सफल रही। फिर उनको बेल मिली और वो बाहर आ गए। इस स्कैम का वैल्यू 4024 करोड़ बताया गया और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कुल 1 लाख करोड़ का लॉस उठाना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि इस स्कैम की वैल्यू एक्चुअली में इससे भी बड़ी थी। तब के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पी चिदम्बरम ने रिज़ाइन कर दिया। वैसे मनमोहन सिंह का रिजिग्नेशन एक्सेप्ट तो नहीं किया गया। यूको बैंक और नेशनल हाउसिंग बैंक के चेयरमैन को अपनी पोस्ट से हटाया गया और कार्रवाई के डर से विजया बैंक के चेयरमैन ने खुदकुशी भी कर ली। सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए और हर्षद मेहता और उनकी फैमिली के सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। बाहर आने के बाद हर्षद मेहता ने उस टाइम के टॉप डिफेंस लॉयर राम जेठमलानी को अपॉइंट किया अपना केस लड़ने के लिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया कि उस टाइम के पीएम पीवी नरसिम्हा राव को उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए थे अपनी बेल के लिए, और वो बैग भी डिस्प्ले किया जिसमें उन फंड्स को पहुंचाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले भी पीएम से मिल चुके हैं और उनके ऑपरेशंस के बारे में वो पहले से जानते थे, और इस सारे स्कैम की जिम्मेदारी अकेले हर्षद मेहता के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। टाइम के साथ ये मैटर भी ठंडा हुआ और मेहता ने फिर से अपना रुख स्टॉक मार्केट की तरफ किया। वो फिर एज अ कंसल्टेंट काम करने लगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट से उनको सेबी ने बैन कर दिया था। ये सब हो जाने के बाद भी बहुत से लोग फिर भी उनको एक मार्केट गुरु की तरह देखते थे। इसीलिए उन्होंने फिर अपनी वेबसाइट और एक हिंदी अखबार के थ्रू मार्केट टिप्स देना चालू किया। सितंबर 1999 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 5 सालों की सज़ा सुनाई। इस बात से उनको झटका तो ज़रूर लगा था। उनकी सेहत पर इसका असर कुछ अच्छा नहीं था। फिर एक दिन मार्केट्स की तरह उनका दिल भी क्रैश हो गया। 31 दिसंबर 2001 की रात को मेहता को चेस्ट पेन की वजह से थाने सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। शायद उन्हें अपनी आखिरी के दिनों में रियलाइज़ हो गया था कि ज़्यादा पैसे की लालच ही उन्हें ले डूबी। मेहता ने एक इंटरव्यू में एडमिट किया था कि हाँ, पैसा जहर का रूप ले सकता है और मैं इसे अपने बेटे को नहीं देना चाहूँगा। जिन लोगों ने ये वीडियो आखिर तक देखा है, उनके लिए मेरी तरफ से एक बोनस। अगर आपने इस वीडियो को ज़रा सा भी पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक करें और इन्फो नेशन को सब्सक्राइब करें।